तो अजिंक्य इनका नाम ही नहीं है, इनका काम भी मैदान पर अजिंक्य जैसा ही है। जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अजिंक्य का मतलब होता है वो जो हार नहीं सकता। तो धर्मशाला में भी ये कारनामा कप्तान अजिंक्य रहाणे ने किया था और अब मेलबर्न में भी वो दोहरा दिया। इस ऐतिहासिक मैच के बारे में बात करेंगे जिसकी शानदार यादें भारतीय फैंस के साथ जुड़ेंगी। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। तो कार्यक्रम में अब मेरे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। इससे पहले कि उनके पास जाऊं, दो अहम स्टैट्स आपको मैं बता देता हूं इस जीत के बारे में। वो ये कि चौथी जीत है मेलबर्न के मैदान पर भारतीय टीम की, किसी भी विदेशी जमीन पर, किसी भी स्टेडियम पे या किसी भी ग्राउंड पे इससे ज्यादा टेस्ट मैच भारतीय टीम नहीं जीती है। यानी खासा पसंद आता है मेलबर्न का मैदान उन्हें। दूसरा ये है भाई, पांचवी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीत लिया है पिछले 20 सालों में। कोई और टीम ये कारनामा नहीं कर पाई है, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ने बराबरी की है। तो इसलिए मैंने कहा ये ऐतिहासिक मैच भी है। मेरे साथ है आकाश। आकाश, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा, विदेशी जमीन पर क्या ये भारत की सबसे शानदार जीत है? कुछ मेरे को जहन में आती है पुरानी, जो पढ़ा था जिनके बारे में, है ना, 76 में ट्रिनिडाड में जीते थे, सनील गावस्कर साहब थे उस वक्त, एडिलेड में थे, तब तो आप भी टीम का हिस्सा थे। उसकी तुलना में कहां देखते हैं? देखिए, बहुत अहम जीत है, बहुत महत्वपूर्ण जीत है, बहुत यादगार जीत है, बहुत वो हिस्टोरिक जिसे कहते हैं ऐतिहासिक जीत है। लेकिन क्या ये सबसे बेहतरीन जीत है? उतनी दूर नहीं जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा एक्चुअली अपने को हमें कुछ वो 48 से 72 घंटे देने चाहिए। फिर थोड़ा सा वो आप थोड़ा क्रिटिकली ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर पाते हैं कि आप इस जीत को कहाँ रखेंगे। पर किन कारणों से ये जीत बहुत मेमोरेबल है और याद रहेगी, और इसलिए महत्वपूर्ण थी कि पिछला मैच आप जिस अंदाज में हारे, वो एक बहुत आपको झटका देने वाली, चोट देने वाली एक शुरुआत थी। उसके बाद आप कोहली को गवा देते हैं मोहम्मद शमी को, एक नए कप्तान के साथ, एक नई टीम के साथ आपको उतरना है। और इस पिच पे आप टॉस भी हार जाते हैं। तो टॉस अमूमन माना जाता है कि जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टॉस हार के मैच जीतना काफी कठिन हो जाता है। ये भारतीय क्रिकेट का टेस्ट इतिहास क्या है, टेस्ट क्रिकेट का इतिहास बताता है। इस वजह से तो वो अबे मैचेस में आप बात भी करते हैं शायद टॉस ही मत कीजिए। तो टॉस का इतना महत्व रहता है। तो यहाँ टॉस भी आप हार गए, उसके बावजूद अगर आप मुकाबला जीत जाते हैं, दो डेब्यूटेंट्स को आप खिलाते हैं, तो बहुत यादगार जीत जरूर है। पर एक और जीत मुझे याद जरूर आती है, वो है लॉर्ड्स में भारतीय टीम का वो मुकाबला था, जहां अजिंक्य ने वहां पे भी शतक जड़ा था पहली पारी में, मुरली विजय ने 95 दूसरी पारी में। पहले दिन टॉस हार गए थे हम एक बार फिर, और हरी पिच पे एकदम बैटिंग आ गई थी। तो टी तक हमारी टीम जो थी वो 150 एक पे 5-7 आउट हो चुके थे। तो वहां से मैच जीतना मुझे लगा था पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो भी एक बड़ी खास जीत थी, ये भी एक बड़ी खास जीत है। वैसे आपने सही कहा, कुछ दिनों बाद शायद पता चले। कई बार जिस तरफ सीरीज चली जाती है ना, अगर आप सीरीज जीत जाते हैं तो वो जीत और भी अहम हो जाती है। उसका हमें इंतजार करना होगा। चलिए, पहले पॉइंट का हम रुख करें, वो है रहाणे का नियंत्रण आक्रमण। और ये सिर्फ चौथे दिन के बारे में बात नहीं कर रहा, पूरे टेस्ट मैच में उनका आक्रमण रहा है। क्या करें इस खिलाड़ी की, बल्ले के साथ रन बना रहे, कप्तानी शानदार कर रहे हैं, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बिल्कुल जी, रहाणे की खूब तारीफ करनी चाहिए, और वो तारीफ के पात्र भी हैं और बिल्कुल जस्टिफाइड भी है। क्योंकि अगर आप टॉस हार जाते हैं तो कई बार मोराल आपका गिर जाता है। पिछला मैच बहुत खराब हो और अगर आपका पहला सेशन ठीक ना रहे, क्योंकि शुरुआत तो खराब हो गई ना, आप तो चाहते थे टॉस जीत के बैटिंग करो, लेकिन अब वो नहीं हो पाया। आपके पास बॉलिंग आ गई है, आपके पास दो दो आपने स्पिनर्स रखे थे, ये सोच के कि शायद चौथी इनिंग्स में मुझे बॉलिंग करने को मिलेगी। अब चौथी इनिंग में आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, और एक ऐसी बैटिंग टीम के साथ जिसने सिर्फ 36 बनाए थे पिछली पारी में। तो उस लिहाज से देखें तो बहुत आप कप्तान की तरफ देखते हैं कि किस प्रकार से अब ये टीम को लीड करेंगे। पहले सेशन में ही वो लेकर आ गए रविचंद्रन अश्विन को, बड़ी इंस्पिरेशनल इंस्टिंक्टिव कप्तानी थी। और वहां पे 2 विकेट उन्होंने चटका दिए। फिर जिस प्रकार से बॉलिंग चेंजेस किए, जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट लगा के रखी, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था बल्ले से काम करना। कहते हैं ना कि वो मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो वो खूब जोर से उनका बल्ला बोला और सबको काम किया, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं थी भारत की भी। ओपनर एक आउट हो गया, चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए, फिर जब शुभमन आउट हो गए तो फिर लगा कि यार ये तो बहुत एक बार फिर फंस गया है भारत। वहां से टीम को निकालना, दूसरी नई गेंद तक पहुंचाना, और एक अच्छी कंसिडरेबल लीड में अपना एक बड़ा योगदान देना, ये बहुत बड़ी बात थी। और इस वजह से मुझे तो उनकी कप्तानी तो बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मैं बैटिंग की बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि कप्तानी का शायद आपको चलिए वो नहीं कोई और होते, लेकिन क्या उतनी अच्छी कोई बैटिंग कर सकता था? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। वो शतक जो था वो बहुत मेमोरेबल रहेगा।
दूसरी जो चीज़ भारतीय टीम ने बहुत अच्छे से की चौथे दिन वो थी बुमराह और अश्विन की जो शानदार गेंदबाज़ी थी, क्योंकि 70 रन का टारगेट आपको क्या पता कैमरन ग्रीन जैसे नज़र आ रहे थे आकाश और कमिंस भी, हो सकता था 120, 150 भी हो जाता, फिर 19 पर 2 मुश्किलात हो सकती थी। देखिए 150 तक पहुँचते तो फिर तो कहानी 50-50 थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आखिरी के 4 खिलाड़ी बचे हैं, अच्छी बैटिंग की क्योंकि ये पिच एक्चुअली में बैटिंग के लिए अच्छा है। ये पहले से हम कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने की कि पिच अच्छा है, उतना यहाँ पे कोई बल्लेबाज़ी इतनी कठिन नहीं है। बल्लेबाज़ी में रन नहीं बन रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि पिच बहुत कठिन है खेलने के लिए क्योंकि ना तो लंबी-चौड़ी टर्न हो रही है, ना यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही है। और अगर चौथे दिन भी आप वो देखते हैं कि अश्विन बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको लिमिटेड टर्न मिल रहा था। ऐसा नहीं कि बॉल पड़ रही थी और वो 1.5-1.5, 2-2 गज घूम रही थी। तो ऐसे में डिसिप्लिन आपको रखना पड़ता है। तो वो डिसिप्लिन भारत ने दिखाया, डिसिप्लिन सामने वाली टीम भी दिखा रही थी कि हम विकेट नहीं देंगे, रन बनाने का प्रयास नहीं कर रहे, पर हम विकेट नहीं देंगे। तो वहाँ बुमराह की क्लास है, वो जो बाउंसर था, बहुत तीखा बाउंसर था, जिसने आउट किया पैट कमिंस को। बड़ा कहते हैं ना होलसम जो आपका परफॉर्मेंस रहता है, जिसमें सब खिलाड़ी अपना-अपना रोल अदा करते हैं और कोई ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होता कि अगर ये सवा सौ बन जाएँगे तो क्या होगा? क्योंकि जैसे ये डर बैठता है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था निखिल, जब ये पंत ने आके पिटाई की थी, तो वो डर बैठ गया था कि अब क्या होगा? अब अगर दूसरी नई गेंद तक ज़्यादा रन गए तो क्या होगा? तो फिर वो आपके अपने ना प्लान से बहुत दूर चले जाते हैं। तो यहाँ भारतीय टीम ने वही किया जो करना चाहिए था, पेशेंस के साथ वो बने रहे और वो धैर्य ने अंत में आपका ज़रूर साथ दिया। क्योंकि आपने सिराज की बात करी, ड्रीम डेब्यू था सिराज का भी और उसके साथ मैं जोड़ूँगा शुभमन गिल को भी। उनके आंकड़े तो सबने देख लिए, 5 विकेट सिराज ने लिए मैच में, शुभमन गिल ने 45 फिर 35 रन बनाए नाबाद। लेकिन आप आंकड़ों के अलावा उनके कैरेक्टर को हमेशा मैंने देखा है, जो खिलाड़ी होते हैं जज करते हैं, खासतौर पर डेब्यू के, कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फिट है या नहीं खिलाड़ी। इन दोनों को देखकर कैसा लगता है आपको? चलिए पहले सिराज की बात कर लेते हैं। तो सिराज की जो कुछ चीज़ें बहुत अलग से न नज़र आईं, वो ये थी कि अगर आप उनकी तरफ बतौर कप्तान देखें, तो उनका हाथ हमेशा खड़ा रहेगा, मुझे बॉल दे दो, मैं आउट करूँगा। तो वो वाला जो एटीट्यूड है ना कि आप मुझे बॉल दे दीजिए, कितनी भी पिटाई हो रही हो, कितनी बड़ी साझेदारी है, बिल्कुल सपाट पिच है, पुरानी गेंद है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर नज़र आया, वो ये था कि मेरे हाथ में आप गेंद दीजिए, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूँगा, मैं अपना 120% दूँगा और मैं विकेट चटका के आपको दूँगा। तो ये एक जो कैरेक्टर की आपने बात की, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। दूसरी जो उनका गेंद डालने का तरीका है, हिट द डेक हार्ड बॉलर है वो। तो जो हिट द डेक हार्ड बॉलर है, जो सिर्फ स्विंग पे निर्भर नहीं है, तो वो कुकुबरा की गेंद से भारत के बाहर एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में आपको नज़र आ सकते हैं। पुरानी हुँ, गेंद ये अच्छी डालते हैं, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें हैं कि पुरानी गेंद अच्छी डालते हैं, जिसमें इनके पास रिवर्स स्विंग करने की काबिलियत है। नेचुरल थोड़ा-सा एक्शन है, थोड़ा-सा इस तरफ गिर जाते हैं, तो वो बॉल को थोड़ा एंगल करते हैं अंदर की तरफ, और वो पुरानी जब गेंद हो जाती है, तो वो आपकी काम आती है, अगर आपके पास गति हो तो। तो ये तीनों चीज़ें इनके बिल्कुल पक्ष में हैं। वंडरफुल फाइंड अगर आप कहें कि ये इन्वेस्टमेंट है, फाइंड नहीं है इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इंडिया ए के सर्किट में इनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया था और उस इन्वेस्टमेंट का अब ये लाभ मिल रहा है। वो जो पेड़ में पानी पानी डाल-डाल के पौधे को पेड़ बनाया, अब वो पेड़ जो है वो फल दे रहा है। तो ये तो बात हुई सिराज की, लेकिन शुभमन गिल, तो देखिए मैं थोड़ी-सी लॉफ्टी स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। अब हुँ। फेंक देते हैं, बाद में देखते हैं हमें कहाँ बहुत अच्छा पहुँचेगी। लगता है। आप दीजिए। तो मेरी तो बात ये है कि आज ये वाला जो इनका डेब्यू था, इसको बड़े ध्यान से आप याद रखें, क्योंकि जब कोई एक सुपरस्टार आने वाला होता है, जब बन जाता है कोई सुपरस्टार, तो हम उसके ना पहले कदम ज़रूर देखते हैं कहाँ पड़े थे। कि वो पहले मैच में क्या किया था। अरे वो ना इस तरीके से खेला था, वो ना ओपनर के रूप में खेला था। शुरू में ना वो 2 चांसेस मिले थे, पर ना टेम्परामेंट उनका बहुत अच्छा था। पहली इनिंग्स में 45 बनाए थे, अर्धशतक नहीं बनाया, पर लग रहा था यार ये लंबी रेस का घोड़ा है। और फिर दूसरी पारी में ना सामने से विकेट गिरे 2, लेकिन इसने क्या शॉट लगाए, 35 बनाए, लेकिन बड़े क्वालिटी 35 रन थे। ये बात शायद वो 2030 में बहुत काम आएगी। क्योंकि जब वो इनके ऊपर किताब लिखी जाएगी और इनके जब वो कहते हैं ना कि यूलोजीज़ लिखी जाएँगे कि आज शान में कसीदे पढ़े जाएँगे, तो पहले ही आपको याद रखनी पड़ेगी कि वो पहला इनका ना डेब्यू मैच में ना ऐसा खेले थे। और अब बतौर ओपनर नहीं खेलते, अब ये 3 या 4 पे बैटिंग करते हैं, पर पहला मैच बतौर ओपनर शुरू किया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। चलिए आपने क्रिस्टल बॉल तो नहीं रखा अपने सामने। चलिए उसी इन्हीं 2 वाक्यों में आपने शुभमन गिल का पूरा करियर बता दिया है। कितनी बड़ी तारीफ़ है कि आपको लगता है 10 साल तक तो उनका करियर चलेगा, 1 डेकेड तो भारत के लिए खेलेंगे। वैसे वो नज़र भी आ रहे हैं जिस तरह से वो मैदान पर हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम की। उनकी जिस तरह से बैटिंग है, लोग कह रहे हैं एक्सपोज़ हो गया। बड़े हैरान की बात है ना आकाश, एक टेस्ट के बाद 36 पर जब भारतीय टीम आउट हो गई थी, सब कह रहे थे इनको तो बैटिंग करनी ही नहीं आती। अब बात ऐसी हो गई है कि ये जो ट्रेविस हेड है ना और जो बर्न्स हैं, इन्हें तो कोई रणजी टीम में भी नहीं खिलाएगा। बड़ी जल्दी हालात बदल जाते हैं।
देखिए, हालात बदल जाते हैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि मतलब जो नतीजे हैं उनकी तरफ आप ज़रूर देखते हैं, पर एक और सच है यहाँ पर जो शायद अभी पूरी तरह से मेंशन नहीं हुआ कि 13 पारियाँ हो चुकी हैं इंडिया-ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेज़ में। 13 इनिंग्स किसी भी ऑस्ट्रेलियन ने एक भी शतक नहीं बनाया, एक भी। तो अगर आप 13 पारियाँ एक टीम के खिलाफ खेल जाते हैं, आखिरी शतक बनाया था 2017 में स्टीव स्मिथ ने। तो अब तब से लेकर अब तक बड़े मैच खेले हैं, पूरा एक पूरी श्रृंखला पीछे खेल गए थे। अब यहाँ पे 2 मैचेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए वहां स्मिथ नहीं थे, यहाँ तो स्मिथ हैं, और जो स्मिथ नहीं भी थे तो बाकी ये तो खिलाड़ी थे। जो बर्न्स तब भी खेल रहे थे, यहाँ पर ट्रेविस हेड तब भी खेल रहे थे, टिम पेन वहां भी हुआ करते थे। तो खिलाड़ी तो मानस लाबुशेन भी आखिरी टेस्ट मैच वहां पर भी खेले थे, पर इंडिया के खिलाफ शतक एक भी नहीं बनाए ये 13 पारियों में। तो इसका मतलब ये जो बल्लेबाजी का जो क्रम है, ये भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकता है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। और दूसरी बात ये भी समझ में आ जाती है कि अगर आप वो 300 का आंकड़ा भी पहुंच नहीं पाते हो अपने घर पर खेलते हुए, टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हुए भी, और पहले भी और बाद में भी, तो फिर आपकी बैटिंग में दम नहीं है। और अगर स्टीव स्मिथ फायर नहीं करते तो फिर आपकी कहानी बहुत यहाँ से दर्दनाक भी हो सकती है। अच्छी बात सिर्फ उनके दृष्टिकोण से ये है कि भारतीय टीम में भी बल्लेबाजी की बहुत कहते हैं ना, वो इतना कॉन्फिडेंस हमें भी नहीं है, क्योंकि विराट कोहली नहीं है, पुजारा ने अभी रन नहीं बनाए हैं, बिहारी के भी रन नहीं बने, थोड़ा सा वो तलवार लटकी हुई है। रोहित शर्मा आएंगे, एक नया ओपनिंग पेयर होगा, तो हमारी अपनी परेशानियां जरूर हैं। लेकिन वो जो पड़ोसी है हमारा, वो जो सामने वाले घर में थोड़ी सी परेशानियां ज्यादा है, वहां पे बत्ती थोड़ी ज्यादा जा रही है, तो वहां पे पावर कट ज्यादा है, हमारे पास पावर कट फिर भी थोड़े कम कम के हो रहे हैं। चलिए, हम कम बिजली के साथ काम चलाते हैं और अभी फिलहाल हमारा अगला पॉइंट भी यही है जो आप बात करें, भारतीय टीम के सामने भी कुछ सिरदर्द है, तो हम अगले टेस्ट में क्या हो सकता है इस पे बात करें बदलाव के लिहाज से। पहला तो आपको लगता है गाज गिरने वाली है मयंक अग्रवाल पे, क्योंकि रोहित शर्मा वहां पे क्वारंटीन से बाहर आ चुके हैं, रहाणे ने कह दिया मेरे फोन पे उनसे बात भी हो गई है और वो पूरी तरह से तैयार है खेलने के लिए, तो एक खिलाड़ी तो बाहर जाना पड़ेगा। चलो, एक तो वैसे अच्छी बात है कि कप्तान और खिलाड़ी फोन पे बात भी कर रहे हैं। हाँ। ये तो ये एक अच्छा पॉजिटिव है, पर सच है ये होने वाला है, अनफॉर्चुनेट है पर होगा। वो इस वजह से होगा क्योंकि रोहित शर्मा बाहर बैठे हैं। देखिए, अगर तो आपके पास चॉइस नहीं होती, कोई इतनी कंपेलिंग चॉइस नहीं होती, तो मैं तो कहता कि आप मयंक अग्रवाल को ना एक और मैच दीजिए, क्योंकि ये 12-10 पहले 10-11 टेस्ट मैच में 1000 रन बनाए इन्होंने। 1000 रन ऐसे नहीं बनते, उसमें 2 दोहरे शतक हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनका डेब्यू हुआ था, और रन्स इन्होंने बहुत अच्छे से बनाए हैं, अग्रेसिव अंदाज में बनाए हैं। लेकिन अब सामने बैठे हैं रोहित शर्मा, तो अगर रोहित शर्मा बैठे हैं, उनको आपको खिलाना है जो आप खिलाना चाहते हैं, जो सही भी है, तो फिर किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि मयंक अग्रवाल को कितना भी चाहे टीम मैनेजमेंट साथ देना इस समय, वो दे नहीं पाएंगे। उनको एक बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बॉलर की थ्योरी शायद ना बदले, क्योंकि जड्डू तो अब पक्का खेलेंगे। अब जड्डू पक्का खेलेंगे, अश्विन ने तो खेलना ही है, तो 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर से तो आप उतरने वाले हैं नहीं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ही मैच है, चाहे मेलबर्न में हो या सिडनी में हो, तो फिर आपके पास विकल्प क्या है? सिर्फ एक खिलाड़ी बाहर जा सकता है, वो है मयंक अग्रवाल, और वो जाएंगे, रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे। एक और खिलाड़ी शायद बाहर जाए, वो अगर उमेश पूरी तरह से फिट नहीं होते तो शायद उनको सैनी को लाना पड़े। बहरहाल अब हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे ना आकाश, वो बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि आधी सीरीज चली गई है और हम स्टीव स्मिथ की चर्चा करते हैं, कुछ उसी तरह का ओहदा पुजारा के पास है भारतीय टीम में, उसी तरह से कमिंस से लगातार आउट हो रहे हैं, थोड़ी तो परेशान होगी भारतीय टीम इस बात को लेकर। हाँ, देखिए, परेशान वो खुद भी होंगे काफ़ी, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो काफ़ी ऊपर है। उसके अनुसार, और ख़ास तौर से जैसा पिछला दौरा रहा था, तो फिर वो बात भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने लिए उतने स्टैंडर्ड सेट किए और आपने परफ़ॉर्म करके बताया ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, 500 से ऊपर रन बना सकता हूँ। तो फिर अब क्यों नहीं? एक एक पारी खेले थे, जो पहली पारी थी, वो उतनी खराब नहीं थी। समय बहुत बिताया था, 43 या 48 कहीं ऐसे कुछ रन बनाए थे उन्होंने। तो वैसा भी अगर कर जाएँगे तो काम हो जाएगा, काफ़ी हद तक काम हो जाएगा, क्योंकि ये सामने वाली टीम की जो ख़ासियत है वो है इनकी फ़ास्ट बॉलिंग, और अगर आप इनको थका देते हैं, बॉल को पुराना कर देते हैं, तो वो आपके पक्ष में खेल मोड़ना शुरू हो जाता है। पर पुजारा थोड़े से परेशान तो ज़रूर होंगे, क्योंकि एक ही गेंदबाज़ के सामने आप आउट हो रहे हैं, और वो विकेट टेकिंग बॉल डाल दे रहा है बार-बार। 2 बार तो 100% डाली है, जो बॉल हवा में अंदर की तरफ आई, फिर पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई। अब वो चाहे 10 में से 10 बार आप उस गेंद को खेलें, वैसे ही खेलेंगे, और वो 10 की 10 बार हो जाए, वो रख के चली जाएगी, किस्मत अच्छी होगी तो 2 बार आप शायद बीट हो जाओ। तो अब उसमें तो वो कुछ कर नहीं सकते, पर पैट कमिंस के सामने अब थोड़ा-सा और सँभल के खेलना पड़ेगा। पर पुजारा है, जैसे हम कह रहे हैं स्मिथ के लिए, कि स्मिथ भी फायर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी सीरीज़ में फायर ना करें। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि पुजारा भी वैसे ही खिलाड़ी हैं, और जब जम जाएँगे तो फिर इनको कोई आउट नहीं कर पाएगा।
चलिए आकाश, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब भारतीय टीम ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आपको भी एक लंबी छुट्टी दे देते हैं। अभी न्यू ईयर्स ब्रेक है, तो उसके बाद अब आपसे मुलाकात होगी। बहरहाल अगला टेस्ट मैच कहाँ होगा ये हमें नहीं पता। वो मेलबर्न में होगा या सिडनी, वो तो फैसला लिया जाएगा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, वहाँ कितने केसेस आते हैं, उस पर निर्भर है। लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि सीरीज़ इस वक़्त रोमांचक मोड़ पर है। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।